तो ठीक है बेटा, आज फिर हम एक नया लेक्चर बनाएंगे आपके सामने फिजिक्स का। आपने पिछला क्या बोलते हैं फिजिक्स का टॉपिक देखा होगा कि मैं ओम्स लॉ बताया था। क्या बताया था बच्चों? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में बताया था बेटा। बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, अब मैं बीच बीच में उनका भी वीडियो बेटा ठीक है ना डाल रहा हूं, जिसकी वजह से आपके फरवरी या मार्च में जो बोर्ड के एग्जाम होने वाला है यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है ना, उसमें बच्चे अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। ऐसा मैं टॉपिक ही उठा रहा हूं जो टॉपिक बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी फिजिक्स का मतलब वीडियो पूरा प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज नहीं आ रहा है, चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज, लेकिन ये है कि जो मेन टॉपिक्स है वो मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है बेटा? yes, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक टॉपिक हम लोग देख चुके हैं ओम्स का नियम, ठीक है ना। बोर्ड से रिलेटेड हमने एक मतलब प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसमें हमारे फिजिक्स के सारे लेक्चर्स, ठीक है ना, सुमन मैम के बायोलॉजी के लेक्चर्स, सभी लेक्चर्स क्या बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, उस प्लेलिस्ट में डाले गए हैं। तो आप जो भी मतलब क्लास 10th के या 12th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं बोर्ड का, ठीक है ना, वो जरूर उस प्लेलिस्ट में जाए और सारे के सारे मतलब वीडियो लेक्चर्स को देखें। ठीक है बेटा? ठीक है, ये सब तो ठीक है बेटा। बातें बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इजीली मतलब क्या बोलते हैं हमारे लेक्चर्स को, ठीक है ना, पा सको, आपको बहुत ढूंढना ना पड़े। ठीक है, सब समझ में आएगा बेटा, बस देखा करो शांति से। देखो बेटा कि क्या है कि मैं जब ओम्स लॉ पढ़ाया तो कमेंट में एक बच्चे ने मतलब क्या बोलते कहा कि सर आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके बारे में सर एक लेक्चर बना दीजिए। और ये भी अगर देखा जाए तो चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो, इन दोनों क्या बोलते हैं क्लास के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी हिंदी होती है विद्युत वाहक बल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, और इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता मैं टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और विद्युत वाहक बल क्या होता है। बहुत से बच्चे मतलब कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सर टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, कुछ कहते हैं सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। आज आपकी एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत आपको चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, वर्क के बारे में, पोटेंशियल के बारे में हल्की फुल्की आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करूंगा कि अगर कुछ बेसिक बातें जो इस कॉन्सेप्ट में यूज होने वाला है वो मैं क्लियर कर सकूं आपका। ठीक है बेटा? तो मैं कोशिश यही करूंगा कि थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बताता जाऊं। ठीक है बेटा? तो कोई टेंशन वेंशन नहीं है, आप जल्दी से, ठीक है ना, बिल्कुल सब कुछ काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए आधा घंटा 35 मिनट जब तक का वीडियो बनता है अपनी पूरी एकाग्रता हमारे वीडियोज पे लगाइए, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जहां से जिंदगी बनने वाली है पढ़ाई। ठीक है बेटा? और बोर्ड में एक बार जब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना बेटा, तो पूरी लाइफ कहीं ना कहीं वो काम ही आएगा, मेरिट में आप कभी छूटोगे नहीं। और बोर्ड में अगर एक बार बेटा आपका ग्राफ गिर गया, नंबर गिर गया ना बेटा, तो आप पढ़ने में कितने भी टैलेंटेड रहो, आप किसी से कितना भी कह दो कि मैं मतलब बहुत अच्छा से मेहनत किया था फिर भी क्यों नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ जरूर कहेंगे कि आप बोर्ड में भी फोकस करते रहिए। तो ठीक है बेटा, तो आज हम लोग जानेंगे बेटा, ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है बेटा? यस सर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। ठीक है? ठीक है, तो बेटा हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के भी देखते हैं, यूपी बोर्ड के हैं। ठीक है बेटा? तो क्या है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो बेटा हिंदी होता है वो होता है विद्युत वाहक बल। क्या होता है बताओ? विद्युत वाहक बल। हाँ, विद्युत वाहक बल। अच्छा भैया, उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल का हिंदी होगा टर्मिनल विभव। क्या होगा बताओ? ठीक है ना, टर्मिनल विभव, टर्मिनल विभव। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत है नहीं? तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अच्छा, तो ठीक है बेटा, ये चीज जानने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या है कि कुछ फिजिक्स के और भी टर्म जानेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
चलो देखो बेटा ध्यान से सब लोग, ठीक है ना। देखो बेटा सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। आप जानते होंगे ओम के नियम में ही बताया आपको कुछ फार्मूला, पहले देखो बेटा क्या क्या होता है सारी चीजें, ठीक है। जैसे हम लोग बताओ एक फार्मूला देखें ओम के नियम में V इज इक्वल टू आई आर। हाँ ना बोलो मेरे भाई। Yes, sir. V इज इक्वल टू आई आर देखे थे बेटा V, हाँ खैर वहां पे जब मैं बताया था तो डेल्टा V था, बोलो ना, विभवांतर था, पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर देखा जाए तो अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल V मान लूं और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं 0 मान लूं तो अगर डिफरेंस निकालोगे तो V ही आएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अच्छा तो ये भैया आपका क्या है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है बताओ, करंट है। और R क्या है बताओ, रेसिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है। आप एक फार्मूला पिछले वाले टॉपिक में आप देखे थे जब मैं ओम का नियम बताया था। अरे हाँ ना बोलो यार। हाँ सर। अच्छा बेटा अब देखो एक और भी मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं, आप शायद ये जानते भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन आप जान लीजिए क्योंकि इन सब का यूज होने वाला है। बेटा आप जानते होंगे एक फार्मूला होता है I बराबर Q/T। यस सर। क्या होता है बताओ, I बराबर Q I इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, I इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, Q/T। Q/T। अरे बोलो यार, यस सर। क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ, विद्युत धारा कहलाता है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। हाँ ना बोलो यार। यस सर। ये सब जानते होंगे आप लोग। तो यहां से अगर हम देखें बेटा तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा बताओ, Q इज इक्वल टू IT। बेटा ये फार्मूला तो मैं, ठीक है ना, ओम के नियम जब पढ़ाया तो ओम के नियम ही बताया, ओम्स लॉ में बताया। ये फार्मूला आप करंट के बारे में हो सकता है जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लो बेटा। I इज इक्वल टू Q/T, जहां Q हमारा चार्ज है, T हमारा समय है और I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। इसका मतलब बेटा ये दो फार्मूला आप जानते हो। बच्चों देखो मेरा उद्देश्य तो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताना और टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में बताना, लेकिन ये समझाने के पहले हमको कुछ बेसिक्स बताना पड़ेगा। मैं चाहता तो मैं सीधे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बता देता बेटा, लेकिन क्या है बेटा ना कि जब भी डायरेक्ट कोई चीज बताने जाते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसी क्या मेरी आदत है कि मुझे लगता है कि जड़ से बतानी चाहिए चीजें, जिसकी वजह से मैं समझा सकूं। मतलब बहुत कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट जाके बता दूं, जितनी बताना है उतना क्लियर कर दूं, लोग समझ जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों, दिल है कि मानता नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो इसी वजह से बेटा क्या बोलते हैं ना कि थोड़ा बेसिक्स बता देता हूं कि चीजें जड़ से समझ में आ जाए, कि हर बच्चे संतुष्ट हो जाए। अगर जिनका पास मतलब कुछ बेसिक नॉलेज नहीं भी है, जो बेसिक से नहीं पढ़े वो भी जान जाए, तो अपने तरफ से मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको बेसिक से समझा सकूं। ठीक, तो बताओ V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम के नियम से जानते हैं। I इज इक्वल टू Q/T जानते हैं बच्चों। एक फार्मूला, दो फार्मूला, एक तीसरा फार्मूला और भी जानेंगे बेटा हम अभी जस्ट, जिसको लिखने जा रहा हूं। और आप अपने NCERT के बुक्स में या किसी भी अच्छे फिजिक्स के बुक में आप जरूर पा जाओगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा बेटा, ध्यान देना, थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। टाइम की वजह से है कमी हमारे पास, ध्यान देना बच्चों, ध्यान दो। अगर मान लो बेटा कोई चार्ज हो, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चार्ज है, कोई बात नहीं है, मान लीजिए मैं कैपिटल Q चार्ज ही ले लिया। एक कोई चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है और फिक्स्ड है, किसी पॉइंट पे फिक्स्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज मतलब क्या गतिशील अवस्था में है कि कभी आगे चला जाएगा कभी पीछे। ये चार्ज जो है बेटा वो क्या है बताओ, फिक्स है। कोई दिक्कत? नो सर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आप भी। तो बेटा हम जानते हैं अगर कोई भी चार्ज होता है कहीं तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इसका मतलब वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। अगर चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र पक्का पैदा करेगा। और अगर चार्ज, ये भी बता दे रहा हूं और प्रॉपर्टी बात बात पे जब आ गया, और अगर चार्ज चल रहा है एक समान वेग से तो उस टाइम पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। यस सर। और अगर चार्ज चल रहा हो लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो, उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कभी बढ़ रही हो कभी घट रही हो,
मेरा मतलब यह है कि उसमें एक्सेलरेशन हो उस चार्ज में या रिटार्डेशन हो, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न करता है। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि क्लास 12th के फर्स्ट पेपर में मैं आपको लास्ट चैप्टर ये पढ़ाऊंगा। Yes, sir. जब मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाने लगूंगा फिजिक्स का तो आप जानोगे। तो ये बातें अगर आप कहीं जानकारी में चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर एक चीजों को समझाने के लिए जाया जाए तो उसमें कई अच्छी चीजें हमको सीखने के लिए मिलती हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा। खैर मैं इसको कहो तो मैं लिखवा दे रहा हूं कहीं, ध्यान दो बेटा। अगर सपोज दैट पहला पॉइंट देखो, इसको भी कहीं लिख सकते हो। खैर मेरा टॉपिक ये आज का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिला तो कहीं लिख लीजिए कि अगर बेटा Q रेस्ट में हो, क्या हो बताओ? क्यों रेस्ट में हो, चार्ज अगर रेस्ट में हो, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, तो उस समय बच्चों अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो आप जान लीजिए कि केवल व केवल इलेक्ट्रिक फील्ड E, बेटा E कहीं ले दिया, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। Yes, sir. बात समझ आया कि नहीं आया? अच्छा शॉर्ट में ही लिख लो समझने के लिए, ठीक, जानकारी रहेगी तो अच्छी बात है। और अगर बेटा Q रेस्ट में नहीं हो बल्कि बेटा चल रहा हो, V वेलोसिटी से चल रहा हो और V वेलोसिटी जो हो कांस्टेंट हो, क्या बताओ? V velocity constant. हाँ, जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो, ठीक है बेटा। कांस्टेंट का मतलब हो गया वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी, एक समान स्पीड से एक सीधी रेखा में चल रही है, जूम ऐसे। बोलो यार। Yes, sir. जैसे आप बाइक कभी कभी चलाते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटर नहीं दबाते हो ना ही ब्रेक मारते हो, बस आराम से मस्ती में चलते हो एक समान वेग से। Yes, बोलो बेटा। yes, sir. बाइक पे बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि एक समान वेग से आराम से बस एक्सीलेटर एक जगह पकड़ के आराम से मोशन कर रहे हो एक ही दिशा में। बोलो। Yes, sir. तो अगर मान लो ये जो आवेश है वो कांस्टेंट हो, सॉरी आवेश की जो वेग हो, जो वेलोसिटी हो कांस्टेंट हो। अच्छा बताओ, आवेश की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो बच्चों आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होगे, 11th में भी पढ़े होगे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो एक्सेलरेशन उसका जीरो होता है। Yes, sir. अरे बोलो यार। Yes, sir. बताओ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा? Zero. अर्थात एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो? Zero. तो इन दिस केस बेटा, इन दिस केस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, Yes. दोनों उत्पन्न होगा। बेटा ये E सिंबल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, B सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड का। बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा भैया ध्यान देना। और अगर बेटा तीसरा केस, अगर सपोज दैट ये चार्ज, कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है, मतलब गतिशील है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, कभी वेलोसिटी घट रहा है, कभी वेलोसिटी बढ़ रहा है। जैसे कभी आप बाइक चलाते हो तो बहुत से ऐसे बच्चों को देखे होंगे कि कभी बहुत तेज एक्सीलेटर दबाते हैं, कभी ब्रेक मारते हैं, स्टाइल में चलाते हैं। खैर आप लोग ऐसा मत करना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना बेटा, आप तो बहुत अच्छे से चलना क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है, ठीक है। तो v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ ना? बोलो यार। Yes, sir. तो क्या होगा कि उस टाइम पे बेटा एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा। अरे भैया या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। आप जानते हो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा मतलब त्वरण धनात्मक होगा, बोलो यार, तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और कहीं निगेटिव हो जाता तो उसी को रिटार्डेशन कहते हैं, Yes. मंदन कहते हैं। ये सब नॉलेज जानो बेटा, और मैं समझाने के चक्कर में जो चीजें बोल दे रहा हूं उसको अपने माइंड में कहीं स्टोर कर लो। क्यों? क्योंकि ये सब सारी चीजें आपके लिए बहुत आवश्यक है जानना। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कभी कभी क्या होगा, बार बार बोलता हूं कि मैं बोर्ड का इंपॉर्टेंट टर्म्स तो आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इस इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाने में हम कई जानकारी आपको फिजिक्स का दे देंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, तो आवेश अगर कांस्टेंट नहीं है तो गारंटी है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा। तो उस समय बच्चों तीन चीजें उत्पन्न होगा, एक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बेटा मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ EMW। अब बोलोगे सर EMW क्या है? हम तो BMW सुने हैं गाड़ी है, लेकिन EMW क्या है? EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी हिंदी होती है हमारा, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे।
इसके बारे में ये बेटा खुद में एक चैप्टर है। इसमें आप देखोगे कि मैक्सवेल ने कैसे विस्थापन धारा का यानी कि डिस्प्लेसमेंट धारा का अवधारणा दिया कि विस्थापन धारा क्या होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ये सब सारी बातें आपको सीखने की मिलेगा, तो लेकिन थोड़ा सा बेटा वक्त लगेगा आपको। तो बेटा तो एक चीजें बताओ, अगर आप चाहो तो इस चीज को, पूरी चीज को जो मैं लिखा हूं आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो। देखिएगा वीडियो में आ रहा है क्या नीचे तक? Yes, sir. अच्छा, तो बेटा आप ये बिल्कुल कहीं लिख सकते हो। खैर हमारा उद्देश्य तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में है, लेकिन फिर भी बेटा आपको ये जानकारी मिली कि पहला जानकारी तो ये मिला कि अगर कहीं चार्ज पार्टिकल यानी कि कोई आवेशित कण अगर रेस्ट में हो, रुका हो, तो उस समय केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। चार्ज पार्टिकल अगर चल रहा हो, ठीक है, लेकिन बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, बोलो यार। जैसे आप कभी साइकिल चलाए होगे बचपन में, जब आप स्कूल जाते होगे बेटा, तो कभी कभी पैडल एकदम अपने, ठीक है ना, साम्य अवस्था में मारते हुए चल रहे थे, तो देखे होगे कि साइकिल जो है एकदम कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। बेटा स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ी सी अंतर होती है, वेक्टर का और स्केलर का, बताएंगे सब सारी चीजें, ये सब भी वीडियोज बनेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब उस समय ई भी उत्पन्न होगा और बी भी उत्पन्न होगा। और बच्चों अगर आवेश चल तो रहा हो लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, उसकी वेलोसिटी वेरी करे, कभी बढ़े या घटे, तो उस समय बेटा उसमें एक्सेलरेशन जो है जीरो नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो त्वरण होगा कुछ ना कुछ तो होगा। तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, और साथ ही साथ EMW भी उत्पन्न होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न होगा। तो ये जानकारी आपको मिली, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट करते रहिए भैया, क्योंकि बहुत काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके पहले आप तुरंत लिख लें। चलो जल्दी करो बेटा सब लोग, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ठीक है, आप सब लोग नोट कर चुके होंगे। अच्छा अभी देखो बेटा, तो ठीक है, तो अब हम इतना तो सीख चुके कि अगर आवेश रुका होगा या आवेश कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा या उसमें एक्सेलरेशन होगा, तो उस टाइम पे क्या क्या वो अपने चारों तरफ उत्पन्न करेगा। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता चुके कि एक फार्मूला ये V = IR जो कि ओम के नियम से आया था, ठीक है बच्चों, और दूसरा फार्मूला I = Q/T, जहां से हम जानते हैं Q = IT, ये हो गया। एक तीसरा फार्मूला और मैं बताने जा रहा हूं, विभव और विभवांतर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। विभव क्या है, विभवांतर क्या है, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है बेटा। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोगों को? No, sir. ठीक है ठीक है, थोड़ा देखो बेटा, ठीक है बेटा। क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई ऐसी चीज है ना कि मतलब जब आदमी को ये सब करने का मन नहीं करता, सोचता है कि बोर हो रहे हैं, जल्दी से वीडियो लेक्चर देख के थोड़ा खेलने चले जाए, मौज मस्ती करने चले जाए। लेकिन बेटा क्या है कि ये पता नहीं क्यों, देखा हूँ प्रकृति का नियम ही है ये, कि जिस चीज़ में ज़िंदगी होती है वो अच्छी नहीं लगती है, और जिस चीज़ में ज़िंदगी नहीं होती है वही अच्छी लगती है। पता नहीं प्रकृति ने ऐसा क्या डाल दिया है लोगों के अंदर, ठीक है ना। तो इससे ज़िंदगी बनने वाली है तो थोड़ी सी बुरी लगती है, लेकिन अगर आप टाइम दोगे तो धीरे धीरे यही अच्छे लगने लगेगा, ठीक है। देखो देखो, तो अब बताओ, अब एक चीज़ आप लोगों ने सीख चुके आप लोग कि अगर ये मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, बिंदुवत आवेश है, ये कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल है। बिंदुवत आवेश का मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, मतलब मान लो मैं एक ये गोला बना दूं, स्फीयर है कंडक्टर का, अब इसको चार्ज करोगे तो इस पे चार्ज देखोगे चारों तरफ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Yes, तो ये बिंदुवत आवेश नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप सपोज दैट एक छोटा सा चार्ज लो, बहुत छोटा सा चार्ज ले लो, बोलो या यही जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आवेश, अगर इसको बहुत दूर से देखा जाए, यानी ऑब्जर्वर मतलब कहने का मतलब यह कि पास में नहीं बल्कि ऑब्जर्वर बहुत दूर हो, तो ये इसको बिंदुवत आवेश दिखेगा। तो बिंदुवत आवेश का मतलब यह है कि छोटू सा चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक छोटा सा चार्ज हो बेटा, मान लीजिए, अच्छा एक पॉइंट चार्ज हो, yes, sir. तो ये अपने चारों तरफ बताओ क्या उत्पन्न करेगा, बताओ। Sir, electric field. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक Field generate करेगा. फील्ड जनरेट करेगा, Yes, यानी कि ई जनरेट करेगा। Yes, sir. कोई दिक्कत बेटा? No, sir. अच्छा, अब मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल से काफी दूर अगर एक चार्ज पार्टिकल और रख दूं, मान लो इस चार्ज पार्टिकल का नाम है Q, क्या नाम रख दूं? Q.
क्यू चार्ज पार्टिकल लिख दूं। बेटा देखो ये जो क्यू चार्ज पार्टिकल है इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, जिसकी इंग्लिश होगी टेस्ट चार्ज। क्या नाम होगा बताओ? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। देखो बेटा ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये टेस्ट चार्ज पहले नंबर तो बहुत छोटा सा होगा, यस सर। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि अगर चार्ज है तो अभी मैं कुछ देर पहले बताया कि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। यस सर। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, इतना कम होता है। अब बेटा जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लो, ध्यान देना ठीक है कि एक जंगल है और उस, ठीक है ना बेटा, एक मच्छर आ रहा है, देखो आप देखो ध्यान से, ठीक है ना, हमें बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, हमारी कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, देखो ध्यान से। तो मान लो बेटा अगर एक जंगल है और एक जंगल में बेटा शेर है, बोलो यार, यस सर। और उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी है, तो चींटी का भी अपना खुद का एक फील्ड होगा, जो मतलब उसके आजू बाजू कोई चींटी होगी, उसमें हो सकता है वो सरदार हो भाई, चींटियों में भी सरदार होती हैं। तो मान लो ये चींटी है, अरे बोलो यार, यस सर। अच्छा, और ये है शेर, बोलो यार, ये शेर है, लेकिन इस शेर का जो फील्ड होगा वो चींटी की फील्ड से बताओ स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? स्ट्रांग होगा। अरे यार शेर है तो स्ट्रांग ही होगा ना, उसका कुछ अधिक ही फील्ड होगा, उसकी फील्ड में अधिक ही प्रजा होंगे, अरे बोलो, ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। तो बेटा ये है एक बड़ा सा चार्ज है, ठीक है ना, जो मतलब क्या बोलते हैं अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, बोलो, और ये छोटा सा चार्ज है, ये भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है। लेकिन बेटा क्या है कि ये जो चार्ज है ना बेटा, ये इसके तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, इसके चारों तरफ जो विद्युतीय क्षेत्र होगा, मैं चुंबकीय क्षेत्र बोलने जा रहा था, इसके चारों तरफ जो विद्युतीय क्षेत्र होगा, यस सर, वह इसकी तुलना में बहुत कम होगा, बहुत वीक होगा, बोलो, और इसका स्ट्रांग होगा क्योंकि बड़ा मैग्नीट्यूड वाला है और ये छोटा मैग्नीट्यूड वाला है, इसलिए इसका नाम देंगे बेटा टेस्ट चार्ज। क्या नाम देंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। बेटा टेस्ट का मतलब ये नहीं हो गया चखने वाला, खाने वाला, टेस्ट लेने वाला, स्वाद लेने वाला। यहाँ टेस्ट का मतलब है परीक्षण, जिसपे हम परीक्षण करने जा रहे हैं। जैसे आप अगर लैब में जाओगे और आप अगर सोडियम उठाओगे, कोई भी चीज आप परीक्षण करने के लिए, कोई भी चीज, तो इतना कुल सोडियम नहीं उठाओगे, पहले थोड़ा सा ही लोगे। जब थोड़ा सा लोगे तो इसका मतलब वो टेस्ट सोडियम है, यानी उस सोडियम को लेकर आप टेस्ट करने जा रहे हो चीजें। तो ये टेस्ट चार्ज है। इसी प्रकार से कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा भैया, तो ये टेस्ट चार्ज है जिसकी हिंदी होती है, बताओ क्या? परीक्षण आवेश। ठीक है, देखो बेटा परीक्षण आवेश की बेटा, ठीक है ना, 2-3 प्रॉपर्टी भी आप समझ लो साथ ही साथ। पहली बात तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड का मतलब मान, मापांक, परिमाण, वो बहुत कम होता है। क्या होता है बताओ? बहुत कम होता है। बताओ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी बहुत कम होता है, और यह बेटा जनरली पॉजिटिव माना जाता है। क्या माना जाता है? पॉजिटिव। तो बेटा 3 चीज आप जरूर याद रखेंगे परीक्षण आवेश का। पहला बात तो ये कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इसका मान बहुत कम होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, उसका भी मान बहुत कम होता है। अब चूंकि मैग्नीट्यूड कम है तो गारंटी है कि इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम ही होगा। अच्छा भैया, और तीसरी बात कि इसको जनरली हम सामान्यतः पॉजिटिव लेते हैं। तो ये भी आप कहीं बात नोट करो कि परीक्षण आवेश से रिलेटेड, यानी कि जिस आवेश को लेकर हम परीक्षण करने जा रहे हैं, जिस आवेश को लेकर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिस आवेश को लेकर हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो है हमारा परीक्षण आवेश। हाँ ना बोलो यार? तो जल्दी से बेटा इसको नोट करो तो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है बेटा, ध्यान दो, नोट कर चुके होंगे। अब देखो बेटा, अब यह है परीक्षण आवेश, बोलो। देखो ये है पॉजिटिव चार्ज। क्या बताओ? पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये पॉजिटिव आगे प्लस छिपा और ये भी है पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को, यानी ये जो बड़ा वाला आवेश है, यानी कि ये जो शेर है, वो बताओ इस चींटी पर
फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। सुने होंगे यार तुम लोग। तो बताओ ये दोनों लाइक चार्ज है, लाइक मतलब सेम क्या बोलते हैं नेचर के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा, ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा, लेकिन चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड कम है तो इस पे थोड़ा कम प्रभाव डाल रहा होगा। बल तो दोनों बराबर ही लगा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर प्रभाव कम पड़ रहा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंपैक्ट कम पड़ रहा है बल का। तो बताओ ये वाला इस पे चार्ज लगाएगा, सॉरी ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। बच्चों इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी हिंदी होती है स्थिर वैद्युत बल। क्या होता है बताओ? स्थिर वैद्युत बल। और इस स्थिर वैद्युत बल का मान हम कूलॉम्स लॉ से निकालते हैं, कूलॉम के नियम से निकालते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा भैया, स्थिर वैद्युत बल लगा रहा होगा कूलॉम्स लॉ से। खैर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कूलॉम लॉ क्या होता है ये भी बता दूंगा, ये भी बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें मैं बता रहा हूं आप यही ना मानिएगा केवल बोर्ड में ही आएगा, एक कंपटीशन में भी ये सब का यूज है, लेकिन फिलहाल हमारी फोकस बोर्ड पे ही है अभी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा मेरे भाई देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है यानी कि ये इधर रिपेल हो रहा है। लेकिन बेटा अगर मैं चाहूं कि इस चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना चाहता हूं, कहां तक लाना चाहता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, मान लो पॉइंट P है, इस पॉइंट तक मैं लाना चाहता हूं, तो बताओ ये चार्ज स्वतः चला आएगा कि हमें बल लगाना पड़ेगा? मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ये अपने मन से नहीं चला आ जाएगा, घूमता फिरता चला आएगा ऐसे या ऐसे करते हुए। बात समझ आ रहा है कि नहीं यार? मुझे बल लगाना पड़ेगा। तो जो बल हम अप्लाई कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल फोर्स। क्या है बताओ? बाह्य बल। तो हम बल लगाएंगे, अरे बोलो यार, क्योंकि हमको इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहां से यहां लाना है। हम भैया बल लगा रहे हैं लोग, ये है एक्सटर्नल फोर्स। अब बताओ ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। आप कहोगे सर क्यों? अब खुद सोचो बेटा कि अगर ये बल ज्यादा हो गया, ये बल ज्यादा हो गया और ये बल कम हो गया, सोचो मेरा ये हाथ है, ठीक है ना, चिंटू मिंटू मान लो दो लोग हैं, ये देखो, ये चिंटू हमको इधर पकड़ के खींच रहा है, बोलो, और मिंटू हमको इधर पकड़ के खींच रहा है। तो चिंटू अगर मान लो हमको 20 न्यूटन के बल से खींच रहा है इधर, अरे बोलो यार, और मिंटू बेचारा क्या कर रहा है, वो 19 न्यूटन का ही बल लगा पा रहा है। तो बताओ बेटा मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा? इधर जाऊंगा। तो बताओ अगर ये बल ज्यादा हो जाएगा, ये बल कम हो जाएगा, तो ये चार्ज इधर भागने लगेगा। बोलो यार, हमको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट P तक लाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट P तक ला रहा हूं तो इसका मतलब मेरा एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए बड़ा। लेकिन मान लो भैया ये हो गया 20.1 न्यूटन और ये हो गया 20 न्यूटन, अरे बोलो यार, है तो एक्चुअली ये बड़ा ही, लेकिन इसको हम लगभग बराबर ही कह सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में हम इन दोनों का वैल्यू लगभग बराबर पुट करते हैं। ये अप्रॉक्स में मतलब अप्रॉक्सली इक्वल होते हैं। सही है ना? अच्छा तो ध्यान देना बेटा। अब मान लो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, हाँ पहले बात जान लो कि एक्सटर्नल फोर्स जो बाह्य बल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए इस चार्ज को उठा के आप यहाँ से यहाँ लेते आए, बोलो यार, चार्ज उठ के यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी कि इनिशियली, यहाँ करंट नहीं लिख रहा हूँ, आई माने इनिशियली, प्रारंभिक में चार्ज यहाँ था और फाइनली मेरा चार्ज उठ के यहाँ पे आ गया, यही प्लस Q चार्ज। तो बेटा बताओ इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाया कौन से बल से? एक्सटर्नल फोर्स से। और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके विरुद्ध लगा, किसके अपोजिट लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। याद रखो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट अप्लाई हुआ। यस सर। अब बताओ बेटा अगर इस चार्ज पार्टिकल को उठा के यहां से यहां तक ले आया तो बताओ कुछ ना कुछ वर्क में किया होगा कि नहीं किया होगा? वर्क का मतलब कार्य, क्योंकि आप 9th में 11th में इतना जरूर पढ़े होगे बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है
उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कर दे ए से बी तक, तो गारंटी है कि वर्क हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। देखो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है और साथ ही साथ फोर्स भी अप्लाई हुआ है। तो जब फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क गारंटी हुआ होगा। यस सर। बोलो यार। हाँ, हम जानते हैं कि वर्क पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन यहां मेरा वर्क जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में 0 डिग्री का एंगल है। तो जब W बराबर आप FS cos थीटा अप्लाई करोगे, W इज इक्वल टू FS cos थीटा अप्लाई करोगे, तो फोर्स तो लग ही रहा है। बोल एक्सटर्नल फोर्स, देखो भैया एक्सटर्नल फोर्स, जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मान लो इस पॉइंट का नाम इनफाइनाइट दे दिया है, बहुत दूर है इनफाइनाइट। यस सर। बोलो यार, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और cos थीटा, तो cos थीटा के जगह cos 0 डिग्री, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा बताओ 1। तो बताओ क्या हमारा वर्क, क्या मेरा वर्क 0 आएगा बेटा? नो सर। तो उस समय कुछ ना कुछ वर्क तो आएगा। मान लो वर्क हो गया क्या बेटा? W। बताओ इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट P तक एक्सटर्नल फोर्स द्वारा चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा बताओ? W। बताओ कितना चार्ज को लाए थे आप? सर क्यू। क्यू चार्ज को। बताओ क्यू चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ा बताओ? W वर्क करना पड़ा। तो यूनिट चार्ज को, यूनिट का मतलब एकांक, एकांक का मतलब इकाई, यूनिट चार्ज को लाने में बताओ कितना काम करना पड़ेगा? यूनिट चार्ज को लाने में, यूनिट चार्ज को लाने। अब कहोगे सर यूनिट का मतलब क्या? बेटा यूनिट का मतलब एक, जहां यूनिट की बात करें वहां एक, जिसका परिमाण एक हो। जैसे बेटा आप 7th में 8th में यूनिटरी मेथड पढ़े होगे, मैथ में एक नियम पढ़े होगे कि अगर 5 कलम का दाम 30 रुपया है तो 1 कलम का दाम बताओ, तो आप क्या करते थे? 30 में 5 का भाग दे देते थे। यस सर। 30 में 5 का अगर आप भाग दोगे तो 6 आएगा। यस सर। तो 1 का निकालने के लिए हमें डिवाइड कर देते हैं उस चीज से। तो ठीक वही प्रकार से, जैसे मान लो 5 कलम का दाम 30 रुपया, तो 1 कलम का दाम बताओ, तो आप भाग देते थे। वैसे क्यू चार्ज को लाने में, खैर ये जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है, क्यू चार्ज को लाने में इनफाइनाइट से ए तक कितना वर्क करना पड़ा? W। तो बताओ यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W बाई क्यू नॉट। W बाई क्यू। बेटा कहीं कहीं क्यू नॉट लिखा रहता है टेस्ट चार्ज, कहीं कहीं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिखा रहता है, तो बहुत परेशान मत होना, हम क्यू डैश भी मान सकते थे। कहीं कहीं टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट लिख देता है बुक में, तो बताओ W बाई क्यू नॉट हो जाएगा। और यही बेटा यूनिट चार्ज को लाने में जो कार्य हुआ, कहां से? इनफाइनाइट से कहां तक? पॉइंट P तक जो कार्य हुआ यूनिट चार्ज को लाने में, वही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V कहलाता है। तो बताओ V बराबर क्या हो जाएगा? W बाई क्यू, या W बाई क्यू नॉट, या कहीं कहीं मतलब क्यू नॉट ना लिख के केवल W बाई क्यू लिख देगा। यस सर। तो ये बेटा हमारा तीसरा फार्मूला मिला, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यस सर। अब कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, खैर मैं लिख दूंगा अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या बेटा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स द्वारा पॉइंट P तक लाने में जो किया गया वर्क होता है, वही मेरा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। हाँ ना, बोलो यार। तो बेटा ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब बच्चों हमारा फार्मूला मिला V इक्वल टू W बाई क्यू। या हम बोले यहां से Q को अगर इधर भेज दूं तो W बराबर वी क्यू, W बराबर वी क्यू। तो बच्चों देखो पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये तीनों फार्मूला क्लास 10th में भी आपको मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। आपको अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट डीप में समझना है तो पहले इन तीनों फार्मूलों के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले बेसिक नॉलेज आपको दिया। यानी कि V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से आया।
ये हम जानते हैं करंट का डेफिनेशन ये होता है द रेट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, ये वो आ गया। और बेटा ये हो गया V इज इक्वल टू W/Q, जो मैंने आपको अभी समझाया कि इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स द्वारा लाने में जो किया गया वर्क होता है वह पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के बराबर होता है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बेटा 3 फार्मूला हो गया। अब इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है और टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताऊंगा, फिर इलेक्ट्रिक सेल बताने के बाद फिर इस कॉन्सेप्ट तक पहुंच रहा हूं। बेटा लेक्चर थोड़ा सा लंबा बेशक हो जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। आप बस लास्ट तक जुड़े रहिए और देखते रहिए। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अब इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है चीजें। चलो ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा समझा दिए, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बेटा इसकी डेफिनेशन ठीक है ना, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल जानना। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट में आपको बेटा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर बेटा इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना, कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब बताओ बेटा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की अगर हिंदी बोलूं तो हो जाएगा एकांक धनात्मक आवेश, सॉरी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, ठीक है ना। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जा रहा है बेटा, जो कार्य होता है, वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अभी बेटा कुछ देर पहले देखे होंगे कि मैं मतलब 3 फार्मूला लिखा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोला हूं, वो बेटा इरेज कर दिया। तो देखो फिर से लिख दे रहा हूं। तो बेटा ये है V इज इक्वल टू आई आर, पहला ये हम जानते हैं, ये है हमारे ओम के नियम से। अच्छा भैया, दूसरा बेटा हमारा है I बराबर Q/T। क्या है बताओ? I बराबर Q/T, यानी कि हम बेटा अगर Q का मान निकालें यहां से और T को इधर भेजें तो Q बराबर हो जाएगा IT। ये मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अच्छा बेटा, थर्ड फार्मूला अभी हम जल्दी देखे हैं, जिसका डेफिनेशन बोला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि V बराबर W/Q, या बेटा V बराबर W/Q नॉट लिख दो। यहाँ पे मैं बोला था कि परीक्षण आवेश को किसी बुक में Q नॉट लिख देता है। बेटा आप चाहो तो Q डैश लिख दो, Q नॉट लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको ये जानना है कि वो एक परीक्षण आवेश है जिसके ऊपर हम परीक्षण कर रहे हैं, डेफिनेशन को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। और परीक्षण आवेश की कंडीशन क्या होती है ये मैं पहले अभी कुछ देर पहले बताया, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। तो Q को बेटा अगर मैं इस साइड अगर भेज दूं तो बताओ बेटा W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। बेटा ये 3 जो फॉर्मूला है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान दो बेटा। अब आप लोग को थोड़ी सी जानकारी मैं विद्युत सेल के बारे में दे रहा हूं बेटा, विद्युत सेल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। देखो बेटा, आप लोग बुक्स में बहुत सा इलेक्ट्रिक सर्किट देखे होंगे और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में देखे होंगे कि जैसे मान लो बेटा ये रेसिस्टेंस है, आप जानते होंगे कि रेसिस्टेंस है। मान लो बेटा ये कैपेसिटर है, बोलो 2 पैरेलल लाइन खींच लिया तो ये बेटा एक कैपेसिटर है, ठीक है ना। इसको मान लो बेटा ऐसे एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट, एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट, एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट, ऐसा कुछ सिंबल से मान लो बेटा इसको इन दोनों के एंड्स को जोड़ दिया तो आपको पता होगा कि ये है हमारा बैटरी। क्या है बताओ? बैटरी। बेटा इसको बैटरी कहते हैं, बोलो बच्चों। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सेलों को जोड़कर ही बैटरी बनाया जाता है बेटा, यानी कि सेलों को आपस में जोड़कर बैटरी बनाया जाता है। इसके 3 नियम होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है बेटा सेलों को पहले सीरीज में जोड़िए, दूसरा है सेलों को पैरेलल जोड़िए और तीसरा है सेलों को मिक्स्ड जोड़िए। मिक्स्ड का मतलब कुछ पैरेलल में कुछ सीरीज, यानी सेलों के कॉम्बिनेशन से, सेलों के संयोजन से हमारी बैटरी बनती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा तो अब देखते हैं बेटा सेल क्या होता है, पहले सेल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा इतनी जानकारी मैं बात में आपको दे दिया कि सेलों के संयोजन से बैटरी बनता है। अगर बेटा किसी सर्किट में
अगर केवल सेल दिखाना होगा तो जैसे आप देखे होंगे यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, मैं कई प्लेट्स जोड़ा ना तो वहां केवल एक ही प्लेट, ठीक है, वहां केवल एक ही प्लेट जोड़ोगे बेटा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इसका मतलब इन दिस केस यह बैटरी नहीं, ये सेल है, यानी कि एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट बस। तो इसका मतलब वो सेल है। लेकिन ढेर सारा पॉजिटिव और निगेटिव अगर जोड़ दिया जाए तो बेटा वो बन जाता है बैटरी, ठीक है। और ये भी बताया कि बैटरी बनाने के लिए हम सेलों को 3 विधियों से जोड़ सकते हैं। पहला बेटा सीरीज में, जिसको कहते हैं श्रेणी क्रम में, दूसरा बेटा पैरेलल में, तीसरा बेटा मिक्स्ड, यानी कुछ सीरीज में और कुछ पैरेलल। बात समझ आ रहा है? अच्छा मेरे भाई देखो, देखते जाओ सब, ठीक है, धीरे धीरे। अब देखो तो बेटा अब क्या है कि अगर मान लो, ध्यान दो, अब बेटा इस सेल में क्या होता है कि बेटा एक रासायनिक पदार्थ भरा होता है, एक मतलब केमिकल सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ, ठीक है बेटा, रासायनिक पदार्थ, ध्यान दो, रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। अच्छा, कोई बेटा इसमें रासायनिक पदार्थ होता है, कोई केमिकल सब्सटेंस होता है। मान लो बेटा ये लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, ये लिक्विड के फॉर्म में है। अब बेटा क्या होता है कि इसी सेल पे मेटल के 2 छड़ लगे होते हैं, ठीक है। छोटी सी जानकारी आपको, रफ एंड आंकड़ा दे रहा हूं, सेल क्या होता है, क्योंकि बच्चों अगर फिर बोलते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है डीप में इसके, तो जो छोटी मोटी जानकारी है उसको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मतलब ये सब सारी चीजें मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको जब उस टॉपिक पे आऊं तो इजीली सब समझ में आ जाए। उससे संबंधित जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है वो मैं समझा देना चाहता हूं, ठीक है बेटा। थोड़ा बेटा वीडियो बेशक लंबा हो रहा है, लेकिन जो चीजें बता रहा हूं वो डीप में बता रहा हूं, ठीक है। और बेटा डीप में ही सीखिए, यही पढ़ाई है बेटा, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो ये बेटा ये धातु के क्या है बताओ, 2 छड़ है बेटा। एक छड़ पे पॉजिटिव चार्ज है और मान लो बेटा एक छड़ पे निगेटिव चार्ज है। तो जो बेटा धातु के जो छड़ लगे हुए हैं, यानी कि मेटल के जो ये 2 रॉड आप देख रहे हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं बताओ? एनोड, ठीक है। और बेटा इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं बताओ? कैथोड। बात समझ में आ रहा है? एक को क्या बोलेंगे? एनोड, और निगेटिव वाले को क्या बोलेंगे? कैथोड। अच्छा, इनको मतलब जैसे मैं जनरल बोल रहा हूं कि धातु के छड़, मेटेलिक रॉड, ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन बेटा इनको बोलते हैं, इन दोनों को एक ही साथ बोल सकते हो, इलेक्ट्रोड्स। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोड्स। यानी कि ये दोनों है इलेक्ट्रोड्स, एक पे पॉजिटिव है और एक पे बेटा क्या है? निगेटिव है। हाँ, इसके अंदर भी बहुत कुछ बेटा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंस का मतलब आयनन होता है, ठीक है। पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस आपस में टूटते हैं, फिर जाके क्या बोलते हैं, इस पे एक्युमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, जिससे एक पॉजिटिव बनता है, एक निगेटिव बनता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी उद्देश्य सिर्फ इतना डीप पढ़ाना नहीं है, एक रफ एंड आंकड़ा देते मैं चल रहा हूं, जिसकी वजह से मैं आपको वो हेडिंग समझा सकूं जो मेरा आज का टॉपिक है। लेकिन फिर भी देखो रफ एंड आंकड़ा में भी, ठीक है ना, काफी सारी जानकारी छोटी मोटी मैं दिया आपको, ठीक है। तो देखो अब बेटा ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है। अब देखो बेटा ये हमारा है सेल, और बेटा ये बताओ इस सेल के अंदर कौन सा पदार्थ है बताओ? एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। एक रासायनिक पदार्थ है, एक केमिकल सब्सटेंस है हमारा। ये हमारा इलेक्ट्रोड्स है, एनोड है, कैथोड है। इतनी बातें तो मैं आपको बता चुका। अब देखो क्या है कि अगर इसी इलेक्ट्रोड से कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ दूं, लो मैं यहां लगा दिया एक रेसिस्टेंस, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। क्या लगा दिया बताओ? एक रेसिस्टेंस लगा दिया, मान लो एक बल्ब लगा दिया, या एक हीटर लगा दिया, इलेक्ट्रिक प्रेस लगा दिया, तो इससे मैं जोड़ दिया। तो बेटा देखो ध्यान दो, मेरा ये इतना ये देखो, ये जितना मैं जोड़ा हूं ना सर्किट, इसको कहते हैं बाह्य परिपथ। क्या कहते हैं बताओ? बाह्य परिपथ, एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट ये है बाह्य परिपथ। जितना मैं ब्लैक वाला जोड़ा हूं बेटा, ये मान लो है रेसिस्टेंस R। चीजों को समझो, मान लो यहां पॉइंट A है, इस पॉइंट का नाम A दे दिया, इस पॉइंट का नाम मान लो C दे दिया, क्योंकि एनोड और कैथोड आप समझो। तो ये ऊपर बेटा जितना देख रहे होगे ये है एक्सटर्नल सर्किट।
और बाकी ये जितना मतलब सेल है बेटा, ये सब सारी चीजें, ये हमारा मान लो इंटरनल सर्किट है। क्या है बताओ? इंटरनल सर्किट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अच्छा, अब देखो बेटा, ध्यान दो ध्यान दो। अब देखो, अब बेटा एक बात तो आपको जरूर पता होगा कि जो करंट निकलता है ना बेटा, करंट जो निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलता है। कहां से निकलता है? Positive. पॉजिटिव प्लेट से। और बेटा ये करंट ऐसे निकल के देखो, यहां जाएगा आई, यहां जाएगा आई, फिर यहां आएगा आई, यहां पे आई आए और निगेटिव प्लेट में इंटर किया। Yes, sir. बोलो यार। Yes, sir. और निगेटिव प्लेट में इंटर करके बेटा हम जानते हैं करंट पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, एक चक्र पूरा कंप्लीट करता है। तो फिर यहां देखो एक करंट फिर ऐसे 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 आके फिर ऐसे आएगा, Yes, sir. ये आई करंट, तब जाके एक सर्किट बना। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? देखे होगे जो मैं ये सेल बनाया, ये विद्युत सेल है बेटा, ठीक है, ये विद्युत सेल है। अब ये मत बोलना कि सर अभी तो कुछ देर पहले आपने सर्किट में बनाया था तो एक प्लेट पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, आपने कहा ये सेल है। बेटा ये सेल हम सर्किट में यूज करते हैं, ये इस पूरे सेल का एक सिंबल है। अब ऐसा नहीं ना है कि हर क्वेश्चन में बार बार हम सर्किट बनाएंगे तो इतना बड़ा बड़ा सेल लगाएंगे, तो एक सिंबल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बताओ, आप ये बल्ब देखे हो तो बल्ब का जो बेटा वायर होता है, पतला सा स्प्रिंग देखते होगे जिसको टंगस्टन कहते हैं, उसमें रेसिस्टेंस होता है, लेकिन बार बार हम रेसिस्टेंस को ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो बार बार हम पूरी सर्किट वो नहीं बना सकते हैं जो एक्चुअल में हम देखते हैं प्रैक्टिकली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो ये सब बेटा उसका सिंबल है, एक साइन है, ठीक है ना, है ये भी सेल ही। तो देखो इस चीज को बेटा, तो अब क्या है, आप देखो कि बाहर जो है बेटा करंट जो है, ठीक है ना, पॉजिटिव से किधर चला बताओ? निगेटिव की ओर बाहर। और अंदर देखो बेटा करंट कैसे जा रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यानी कि सर्किट के बाहर लो, इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं यहां पे कहीं, बात समझो बेटा, ध्यान दो, ठीक है ना? देखो ध्यान देना, ठीक है, ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है ना, ऐसे बोल सकता हूं कि मतलब एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है बेटा, एक्सटर्नल सर्किट में जो बेटा करंट चल रहा है, करंट एक्सटर्नल सर्किट में करंट, बताओ किधर से किधर चल रहा है? बताओ पॉजिटिव से निगेटिव। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चल रहा है। Yes, sir. एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसा चल रहा है? पॉजिटिव से निगेटिव। तो बताओ अगर करंट पॉजिटिव से निगेटिव चल रहा है तो करंट किसके फ्लो से बहता है? चार्ज के। किसके फ्लो से? Charge. अरे यार डेफिनेशन ही जानते हैं यार कि द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज Yes, sir. इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये जानते हो ना? Yes, sir. तो ये जब डेफिनेशन ही जानते हो, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर करंट बेटा प्लस से माइनस की ओर जा रहा है और करंट बहता है चार्ज के फ्लो होने से, किसके फ्लो होने से? चार्ज के फ्लो होने से। और इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज है। अरे भाई आप जानते होंगे फार्मूला Q इज इक्वल टू N। Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉनों का झुंड ही चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होगा, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। फिर Q2 यानी की जगह 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 2e, 3e, 4e, जहां पे बेटा ये E जो है आप जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, Yes, sir. जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज है। तो अब बताओ, फिर वही बात पे आ रहा हूं कि बाहर करंट कैसा बह रहा है? किधर से किधर? पॉजिटिव से निगेटिव। और हम जानते हैं कि करंट जिधर फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो होता है। यानी कि अगर करंट मान लो इधर जा रहा है, बोलो, तो इलेक्ट्रॉन बेटा इधर चलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तभी तो करंट इधर बह रहा है। ये बात तो भाई नॉर्मल बात है, तो सब कोई जानता है, नहीं जानते तो जान लो यार कि करंट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत बहता है। तो बताओ अगर करंट हमारा I बह रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो मेरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। Yes, sir. ये बात कब का हो रहा है? जब सर्किट बाहर वाली है, बाह्य परिपथ की बात हो रहा है। बोलो मेरे भाई। Yes, sir. अच्छा मेरे भाई, आइए बात करते हैं अब इसका।
अंदर की बात करते हैं। अंदर देखो बेटा करंट, देखो सी से ए की ओर बह रहा है। करंट अंदर जो है सी से ए की ओर बह रहा है। इसका मतलब इंटरनल सर्किट में करंट बताओ निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। देखो ये निगेटिव है, ये कैथोड है, ये एनोड है, करंट इधर बह रहा है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बह रहा है करंट। आई माने बेटा करंट। तो बताओ इंटरनल सर्किट में इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे होंगे? सर एनोड से कैथोड। बहुत बढ़िया, इसका मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चल रहे होंगे। कौन बताओ? इलेक्ट्रॉन। बस समझ में आया? यस सर। अच्छा मेरे भाई अब देखो एक एक स्टेप बेटा हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक एक स्टेप। इतनी बातें क्लियर हो गई कि सर विद्युत सेल ये है, ये भी क्लियर हो गया कि बाहर जो है करंट प्लस से माइनस की ओर, अंदर जो है करंट माइनस से प्लस की ओर बह रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मतलब पूरे परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में। हमें भी जानना है कि संपूर्ण परिपथ में आधा दूर तो पॉजिटिव से नेगेटिव और आधा दूर नेगेटिव से पॉजिटिव मूव हो रहा है, लेकिन इस संपूर्ण परिपथ में, पूरे सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है, इसको गति कराने के लिए ऊर्जा कौन दे रहा है? क्योंकि बिना ऊर्जा का कोई गति नहीं कर सकता है। आखिर इसको कौन गति कराने में सहायक है? तो बेटा ये जो सेल है ना, ये जो सेल है, ये इसको ऊर्जा दे रहा है गतिशील होने के लिए। जो मेरा विद्युत सेल है वो इलेक्ट्रॉन्स को गतिशील होने के लिए, एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए एनर्जी प्रदान कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर वो एनर्जी आया कहां से? इसके भी पीछे देखो बेटा रीजन क्या है। ये जो अंदर मैं बोला हूं कि एक रासायनिक पदार्थ भरा हूं, एक केमिकल सब्सटेंस भरा हूं, वो बेटा आपस में जब आयनाइज्ड होते हैं, टूटते हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे बेटा कि एक घटना होता है केमिस्ट्री में, विद्युत अपघटन। तो बच्चों इसके पीछे देखो रीजन क्या है। ये जो बेटा रासायनिक पदार्थ है ना बेटा, रासायनिक पदार्थ, ये जब आयनाइज्ड होते हैं ना बेटा, आयनन की क्रिया होती है इसमें, तो इसमें जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में प्रदान कर दी जाती है। बेटा जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें ऊर्जा निकलता है बेटा, और वही ऊर्जा मिल जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, जिससे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो करंट बहना चालू होगा, और जब करंट बहना चालू होगा तो हमने यहां जो बल्ब जोड़ा है, जो पंखा जोड़ा है, जो भी चीज जोड़ा है, वो चलना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा है ना बेटा, रिएक्शन के बाद जो मिल रहा है, जो मतलब इस रासायनिक पदार्थ के, जिसको बेटा इस क्रिया को आप ये भी जानते हो बेटा, विद्युत अपघटन क्रिया कहते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, अच्छा, तो ये जब आपस में आयनाइज्ड हो रहे हैं, टूट रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो बेटा इस समय जो रासायनिक ऊर्जा मिल रहा है ना बेटा, वो रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जा रहा है विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि वही ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है मान लो क्लॉकवाइज, तो करंट बहने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, और हमको करंट मिल गया तो इसका मतलब हमको विद्युत मिल गया। तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा। बात समझ में आया? यस सर। अब बताओ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, ध्यान देना। सेल या बैटरी, खैर सेलों की बात करें, उनको जोड़ूंगा तो बैटरी बन जाएगा। सेल या बैटरी करंट उत्पन्न करते हैं कि, दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि, इसके बाद वाला सेकंड क्वेश्चन बन गया यहां से। करंट उत्पन्न करते हैं, करंट निकालते हैं अपने अंदर से, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको गति प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं कि तुम चक्कर लगाओ, हम फोर्स कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तुम चक्कर लगाओ। तो जब चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिक करंट बहेगा। तो इसका मतलब जो सेल होता है ना बेटा, लोग कहते हैं सेल लगाया तो सेल लगाएंगे तो करंट निकालने लगेगा, वो करंट नहीं निकालता। वो वास्तव में वो जो इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं ना वायर में, समझ में आया ना, उसी इलेक्ट्रॉन्स को वो एक निश्चित डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, एनर्जी देके गतिशील कर देते हैं, जिससे करंट बहने लगता है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो याद रखना ये पॉइंट कि सेल या बैटरी ऊर्जा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से वो एक निश्चित दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज गति करें, जिससे करंट बहने लगेगा, ना कि वो करंट पैदा करते हैं। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा मेरे भाई, अब देखो बेटा, अब आ रहे हैं हम लोग, अब जाके इस टॉपिक पे आ रहे हैं। बात समझो, देखो एक बात बताओ, मान लो बेटा ए से बात करूं, ए से लेके सी तक बात करूं, प्लीज बेटा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ए से लेके सी तक बताओ, करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है? बह रहा है। मतलब बाह्य परिपथ में, मतलब एक्सटर्नल सर्किट में करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है? बह रहा है। तो जब करंट बह रहा है तो गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहा है, तभी हो रहा है। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन मान लो उल्टा हो रहा है मूव, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उसको मूव कराने में कौन ऊर्जा दे रहा है? सेल। बोलो यार। अब बेटा देखो, ये जो सेल ऊर्जा दे रहा है ना बेटा, बाह्य परिपथ में मूव कराने के लिए, सुन लो ध्यान से, बाह्य परिपथ में मूव कराने के लिए सेल मान लो ऊर्जा दे रहा है। मान लो बेटा सेल ने जो ऊर्जा दिया इलेक्ट्रॉनों को मूव कराने में बाह्य परिपथ में, वो मान लो मैं मान लिया एनर्जी एक्सटर्नल, केवल मैं बाह्य परिपथ की बात कह रहा हूं, एक्सटर्नल एनर्जी है वो। कौन सी एनर्जी है बताओ? एक्सटर्नल एनर्जी। किसी को कोई दिक्कत? एक्सटर्नल एनर्जी है। मान लो कुछ भी हो, मान लो 20 जूल ही हो, बोलो। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन अंदर गति कर रहा है, करंट ऐसे बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर जो गति कर रहा है, ये अंदर वाली गति में जो ऊर्जा है, खैर दे रहा तो बैटरी ही ऊर्जा, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहा है उस गति को प्रदान करने में जो सेल ऊर्जा दे रहा है, उस ऊर्जा को मैं मान लिया ई, माने एनर्जी इंटरनल एनर्जी। बाहर वाले में एक्सटर्नल एनर्जी और अंदर वाले में इंटरनल एनर्जी दे तो रहा सेल ही। तो बताओ टोटल कितना एनर्जी हो गया? टोटल कितना एनर्जी ठीक है प्रदान कर रहा है सर? ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल, इतना एनर्जी वो टोटल प्रदान कर रहा। कौन? सेल। बोलो। Yes, sir. किसको मूव कराने में? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में टोटल एनर्जी ये प्रदान किया, किसके बराबर? ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल। Yes, बोलो। अब देखो मैं बेटा एक बात लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लिख लेना, छोटा मोटा चीजें हैं लेकिन जानकारी वाली चीज है। अब देखो बेटा ध्यान दो, अभी कुछ देर पहले मैं बताया था इसके पहले ही कि एकांक आवेश को, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बोलो। सॉरी, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य होता है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बोलो। अब देखो बेटा ध्यान दो, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना। अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा मैं मान लिया ई देता है बुक्स में, किसी बुक में स्मॉल ई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और यह टर्मिनल पोटेंशियल भी। वास्तव में ये दोनों वोल्टेज ही है, लेकिन बच्चों ध्यान दो सब लोग, ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई से डिनोट करेंगे, इसको वी से डिनोट करेंगे। अब देखो आप फार्मूला पढ़े थे, मैं आपको बताया, ठीक है ना, मैं आपको बताया V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अभी देखो यहां पे लिखा भी है V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। ध्यान देना बेटा, डब्ल्यू कार्य है, बोलो, और किया गया कार्य ही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो बताओ इस कार्य के जगह क्या मैं ई लिख सकता हूं? ई माने एनर्जी बटे क्यू। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा ध्यान दो, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, ए से लेके सी तक, यानी कि बाहर, ध्यान देना, बाहर बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्या माना हूं? ई एक्सटर्नल। तो इस ई की जगह बेटा हम लिख देना ई एक्सटर्नल। कोई दिक्कत बेटा? बात समझो, ई एक्सटर्नल बटे क्यू। मान लो जो इलेक्ट्रॉनों का समूह है वही आवेश है, तो आवेश मान लो टोटल है क्यू।
बच्चों अब यहां देखो 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 ई बाई क्यू, लेकिन एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं। तो यहां जो बेटा पोटेंशियल होगा ना बेटा, पोटेंशियल V, उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल। ध्यान दो, यानी कि सर कितना ऊर्जा बटे आवेश? सर वह ऊर्जा जो आवेश को केवल बाहर फ्लो कराने में प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। केवल बाहर, जितना दूर बाहर वह मूव हो रहा है उस समय जो ऊर्जा प्रदान किया गया, यानी कि जो एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल समझ रहे होगे बेटा, जो यहां पे एक्सटर्नल एनर्जी बटे आवेश जो है वो है टर्मिनल पोटेंशियल। अब बेटा दूसरी बात इसी फार्मूले से, ये तो पहली बात हो गया। दूसरी बात बेटा अब बात करते हैं ई की। किसकी बात करते हैं? ई की। बेटा टी माने टर्मिनल लिख दिया, टर्मिनल। अब ई की बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। बेटा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सारा एनर्जी जोड़ दो, यानी कि आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में जो ऊर्जा दिया गया, पूरे परिपथ में घुमाने में, बोलो यार। तो बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई टोटल। क्या हो जाएगा? ई टोटल बटे क्यू, क्योंकि आवेश तो वही है। बोलो यार, ई टोटल बटे क्यू। हाँ, आप ई टोटल की जगह ये भी लिख सकते हो, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल अपॉन क्यू। ई टोटल बाई क्यू, ये मेरा कहलाएगा बेटा विद्युत वाहक बल। क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मतलब यहां टोटल एनर्जी बटे आवेश है। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। अब आपको आ गया होगा टर्मिनल पोटेंशियल और विद्युत वाहक बल क्या है, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में रफ एंड तो अभी तक आ ही गया होगा। खैर अभी हम और भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल की बात क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बोलेंगे बताओ। टर्मिनल पोटेंशियल में केवल बाहरी परिपथ की बात करोगे कि टोटल परिपथ की बात करोगे? केवल बाहरी परिपथ की बात करोगे तो बोलेंगे बेटा देखो यहां चार्ज से डिवाइड किया गया है ना, तो इस चार्ज को यूनिट मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? यूनिट। अरे बोलो यार, अरे भैया क्यू बराबर अगर 1 मानोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? ई एक्सटर्नल के। क्यू का मान 1 लोगे, यूनिट मानो 1, तो ऐसे बोलेंगे यूनिट चार्ज को, क्या? यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराने के लिए, गति कराने के लिए, प्रवाहित करने के लिए, यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में प्रवाहित कराने के लिए बैटरी द्वारा दी गई एनर्जी क्या कहलाता है बताओ? टर्मिनल पोटेंशियल। दोनों पॉइंट के बीच का, जहां से जहां तक भेजा जा रहा है एक्सटर्नल में, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक, बात समझ आया कि नहीं है? यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराने के लिए, फ्लो करने के लिए बैटरी द्वारा दी गई एनर्जी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। यह केवल बाहरी परिपथ की बात हुई। आइए बात करते हैं दूसरे का। अब देखो बेटा, फिर क्यू का मान 1 मान लो। जैसे क्यू का मान 1 मानोगे, ई बराबर ई टोटल क्या हो जाएगा बेटा? यहां ई विद्युत वाहक बल है और बेटा यहां ई एनर्जी से मतलब है। प्लीज ठीक है ना, आप समझो, कुछ भी दे दो, एनर्जी का नाम यू दे दो, ठीक है ना, यू ही दे दो, लो ठीक है, एनर्जी को यू दे दो या डब्ल्यू ही रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं, डब्ल्यू ही रहने दो, यहाँ डब्ल्यू रहने दो, डब्ल्यू रहने दो, लो यहाँ डब्ल्यू ही रहने दो, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इस ई में और इस ई में। अब यहाँ क्या बोलेंगे? यूनिट चार्ज को, देखो बेटा यहां क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाता है बताओ? पूरे परिपथ का क्या कहलाता है, या पूरे सेल का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? yes, बोलो। yes, यानी कि केवल बाहर, ठीक है ना, केवल बाहर प्रवाहित करने में जो एनर्जी दिया जाएगा वो क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल। पूरे परिपथ में जो एनर्जी प्रदान किया गया उसे क्या कहोगे बताओ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो ये है दोनों VT और ये है दोनों E। अब इनके बीच में बेटा हम लोग संबंध भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, आओ इनके बीच में अब रिलेशन देख लेते हैं क्या है। कोई दिक्कत बेटा? चलो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। अब बच्चों देखो, मान लिया बेटा अंदर ये जो परिपथ है इसका रेसिस्टेंस मैं स्मॉल r मान लिया। क्या मान लिया बताओ?
हाँ, अंदर जो बेटा रेसिस्टेंस है, अंदर का जो रेसिस्टेंस है, इस ये रेसिस्टेंस में स्मॉल आर मान लिया, इसको कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। बेटा रेसिस्टेंस क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। बोलो यार। तो जब धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है तो ये जो लिक्विड है, ये जो क्या बोलते हैं रासायनिक पदार्थ है, जब इसमें करंट बहेगा तो कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेगा। तो उस बेटा रेसिस्टेंस को मैं स्मॉल आर मान लिया। क्या मान लिया? स्मॉल आर। बताओ क्या है? बताओ स्मॉल आर है क्या? इंटरनल रेसिस्टेंस। बोलो बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस है। अच्छा, अब बताओ हमको पूरे के पूरे परिपथ में मान लो क्यू आवेश को फ्लो करने में जो कार्य हो रहा है उसको क्या माना हूं? W टोटल। क्या माना हूं? ये पूरे परिपथ में जो वर्क हो रहा है, जो बैटरी एनर्जी दे रहा है, उसको मैंने W मान लिया, W टोटल। हाँ, आप E टोटल मान सकते हो, E माने एनर्जी टोटल। ये टोटल एनर्जी बताओ किसके किसके बराबर है? सर एक्सटर्नल वर्क के। ये जो सेल एक्सटर्नल वर्क कर रहा है आवेश को फ्लो करने में, उसके प्लस W इंटरनल। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा बेटा, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं दोनों पक्षों में मैं आवेश से अगर भाग दे दूं, आवेश से डिवाइड कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। दोनों पक्षों में मैंने क्या किया? आवेश से डिवाइड कर दिया। बोलो यार, यानी कि Q से डिवाइड करने पर लो भैया, जो आवेश फ्लो हो रहा है उस आवेश से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, तो W टोटल बटे Q इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बटे Q प्लस W इंटरनल बटे Q। बेटा अभी आप डेफिनेशन से पढ़े हो कि सर इसको W टोटल बाई Q को कहते हैं E। क्या कहते हैं? E, विद्युत वाहक बल। अभी को मैं बताया हूं कि एकांक आवेश को यानी कि यूनिट चार्ज को टोटल परिपथ में प्रवाहित करने में जो बैटरी वर्क करता है, जो बैटरी एनर्जी देता है, वह कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोलो। तो इसलिए मैं E लिख दिया बराबर, और W एक्सटर्नल बाई Q केवल एक्सटर्नल कार्य में, बोलो यार, एकांक आवेश को केवल एक्सटर्नल एनर्जी जो दिया जा रहा है एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, जो केवल बाहरी परिपथ में, ठीक है ना, वर्क किया जा रहा है, वो बताओ क्या है? V। क्या है बताओ? V टर्मिनल पोटेंशियल प्लस ये देखो बेटा W बाई Q से हो जाएगा V इन माने इंटरनल, इन माने यानी यहां का पोटेंशियल, अंदर का पोटेंशियल। बोलो यार। अच्छा, अब देखो बेटा E बराबर, और देखो V प्लस V इन। बेटा एक बात जानते हो कि अगर कोई रेसिस्टेंस R है मान लो, बोलो, इसमें करंट आई जाए तो ओम के नियम से बताओ कितना वोल्टेज हो जाएगा इनके किनारे पर? V इक्वल टू आई आर। हाँ, यहाँ स्मॉल आर है, देखो यहाँ का रेसिस्टेंस क्या है बताओ? स्मॉल आर है। तो बताओ ये पोटेंशियल V किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू आर के, क्योंकि करंट बताओ कितना जा रहा है? I, और इसका अंदर रेसिस्टेंस कितना है? R। तो बताओ इन इंड्स के बीच अंदर वाले इंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा? आई आर। ये कहां से होगा? ओम के नियम से। ओम के नियम से। अब बताओ बेटा, अगर इस आई आर को मैं इस साइड भेज दूं, इस आई आर को अगर मैं इस साइड भेज दूं, तो बताओ V इज इक्वल टू आई आर को इधर भेज दो E माइनस आई आर। बेटा ये जो V है वो है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल। बोलो। ये जो E है वो है हमारा विद्युत वाहक बल, और ये जो IR है ये बेटा इंटरनल पोटेंशियल है, इसे कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये मेरा टर्मिनल पोटेंशियल और विद्युत वाहक बल में संबंध आ गया। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों क्या है। इसका मतलब सर एक बात क्लियर हो गया कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो केवल एकांक आवेश को केवल बाहरी परिपथ में प्रवाहित करने में
जो बैटरी हमारा एनर्जी प्रदान कर रहा है वह हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में। और उसी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो बैटरी एनर्जी दे रहा है या जो कार्य कर रहा है वह हमारा विद्युत वाहक बल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा और इन दोनों में रिलेशन ये निकाल दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही हैं। जैसे बच्चों अगर मैं इंटरनल रेसिस्टेंस 0 मान लूं, मैं मान लूं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस 0 है, तो बेटा इंटरनल रेसिस्टेंस अगर मैं 0 मान लूंगा तो बताओ यहां पे अगर आप 0 पुट करोगे तो I में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो V इक्वल टू E, तो उसमें V E के बराबर हो जाएगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। बोलो बच्चों, तो ये दोनों के बीच में बेटा कॉन्सेप्ट है। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग सारी के सारी नोट्स बना लीजिएगा। डेफिनेशन आपको लिखा हुआ तो मिल ही गया होगा, ठीक है ना। आप डेफिनेशन भी वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लिया करिए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा।